1.2 स्टार्ट करने से पहले हम एक थ्योरम पढ़ेंगे। आपकी ये कौन सी थ्योरम? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैल्कुलस, यानी आपकी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय होती क्या है, इसे कैसे अप्लाई करते हैं, ये होता क्या है, इससे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है इसका? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मैंने क्या लिखा आपको? व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। तथा यह गुणनफल अभाज्य गुणनफलों के आने वाले क्रम के बिना, यानी अगर इसके क्रम हम इसके क्रम को, इसकी पोजीशन को ना देखें तो ये कैसा होता है? आपका कैसा अद्वितीय होता है। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को अद्वितीय गुणनफल की प्रमेय भी कहते हैं, ठीक है। अब मैं इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको। सपोज करो मैंने आपका एक एग्जांपल लिया, कितना आपका एग्जांपल मैंने लिया आपका 42। अब 42 के हम क्या फैक्टर करेंगे? यहाँ से इसे 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा आपका कितना? 2 से डिवाइड किया तो क्या है आपका 21। जब इसको फिर 21 को अगर मैंने 3 से डिवाइड किया तो क्या आएगा आपका 7, क्योंकि 3 7 21। फिर इसको क्या 7 से डिवाइड किया तो आपका 7 से डिवाइड किया तो आपका क्या आएगा 1। यानी देखो मैंने क्या किया, एक संख्या ली आपकी। ये कैसी संख्या थी? आपकी भाज्य संख्या, ठीक है। यानी जो संख्या आपकी डिवाइड हो जाए उसी को भाज्य संख्या बोलते हैं। अब ये आप इसका क्या किया, मैंने इसके फैक्टर किए 2 से इसे, जब इसके 2 से इसके फैक्टर किए तो क्या है आपका 21। जब 3 से फैक्टर किए तो आपका कितना है 7, और 7 से डिवाइड किया तो क्या है आपका 1। तो इसके कितने फैक्टर आए आपके यहाँ से निकल के? 42 के आपके 3 फैक्टर आए निकल के, 2 × 3 × 7। अब देखो ये कैसे हैं आपके? ये होते हैं आपके अभाज्य, यानी अभाज्य संख्या होती क्या है? अभाज्य संख्या होती है जो स्वयं और एक के अलावा किसी से डिवाइड ना हो, तो वो संख्या क्या होती है आपकी अभाज्य संख्या। और जो स्वयं और किसी संख्या से डिवाइड हो जाती है उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। अब देखो मैंने यहाँ से क्या लिया, यहाँ से समझो इसके स्टेटमेंट। किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मैंने व्यक्त कर दिया नहीं कर दिया यहाँ पे इस पर, ठीक है। तो यही इसने बोला कि क्या प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब मैंने एग्जांपल के थ्रू करके दिखा दिया आपको, ठीक है। आगे क्या है? तथा यह गुणनफल अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना, अगर मैं इसके क्रम के ऊपर डिपेंड, क्रम को ना देखो इसको, सपोज करो मैं इसको ऐसे लिखता 3 2 और आपका 3 2 7, ये इसको ऐसे लिख सकते 7 3 2। क्रम मैंने चेंज कर दिया। इसने बोला कि अगर ये चीज क्रम के ऊपर डिपेंड ना हो तो इसका केवल और केवल कैसा अद्वितीय हल होता है, यानी इसका केवल यूनिक हल ही निकल के आएगा, ठीक है। ये होती है आपकी आधारभूत, आपकी क्या अंकगणित की आधारभूत। पर मैं सपोज करो मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे 12 फैक्टराइजेशन किया आपने क्या किया, इसके फैक्टर किए थे 2 दिया 6, फिर इसको 2 से डिवाइड किया तो कितना आया आपका 3, और 3 से डिवाइड किया तो आपका आया 1। तो आप देखो यहाँ से भी चेक कर लीजिए 12 के फैक्टर कितने आया आपके 2 × 3। अब ये देखो ये भी एक भाज्य संख्या है, इसके कैसे फैक्टर है आपके अभाज्य फैक्टर। तो ये चीज हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से बोल सकते हैं। किसी क्या प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। अगर हम इसके क्रम को ना देखें, यानी कि ये चीज क्रम के ऊपर डिपेंड ना हो तो इसका क्रम के बिना अद्वितीय हल होता है, यानी यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसको कैसे अप्लाई करते हैं वो मैं आगे। चलो स्टूडेंट्स बेटा, अब हम आपको अभाज्य गुणनफल विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना सिखाते हैं, ठीक है। मैं इसके लिए आपको 3 एग्जांपल मानता हूँ, 6 आपका 30 और आपका 45, ठीक है। तीनों कैसे है तुम्हारे भाज्य है नहीं है,
ठीक है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, पहले 6 के फैक्टर करता हूँ। 6 के फैक्टर 2 1, तो आप यहाँ पे लिख लोगे क्या, 6 के फैक्टर कितने हैं आपके, 2 गुना 3। अब यहाँ पे किसके निकालोगे, 30 के निकालोगे। 30 के क्या आएंगे, इसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना 15 और इसको 3 से डिवाइड करोगे तो कितना 5। यानी 30 के फैक्टर कितना आएंगे तुम्हारे, 30 के फैक्टर आएंगे आपके, 30 के फैक्टर आ गए आपके 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है। अब आप किसके निकालो फैक्टर, अगर आप फैक्टर 45 के निकालो तो क्या आएंगे आपके, इसको 3 से डिवाइड किया तो कितना है आपका तुम्हारा, आपका 15 से 45। ठीक है। फिर 3 से डिवाइड किया तो कितना है आपका 5। ठीक है, 5 दिया 15, तो 45 के कितने आए तुम्हारे, 45 के आपके आए 3 इंटू 3 को आप 3 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू 5। अब आप इधर लिखो जैसे आपने लिखा है, क्या 6 के कितने फैक्टर आए आपके, 2 इंटू 3। इसकी पावर 1 भी लिख सकते हो। अगर आपने 2 लिखा है, 2 की पावर कितना 1 हुआ। ठीक है, लिख सकते हैं ना। आपका 30 आपका कितना आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 आएगा। इसकी भी पावर क्या 1 1 1। ठीक है, क्योंकि सिंगल सिंगल बार है। ठीक है। अब आपका क्या है 45 को आप क्या लिखोगे, 3 की पावर 2 इंटू 5। अब देखो आप देखते हैं आपका एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ के नाम क्या है आपका, एचसीएफ आपका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब कि जो उभयनिष्ठ तीनों भाज्य आपके भाज्य संख्याओं में जो तीनों अभाज्य गुणनखंड होते हैं वही तुम्हारे क्या होते हैं एचसीएफ। तीनों में क्या आया हुआ है, तीनों में देखो आपका यहाँ पे 3 3 3 आया हुआ है। ठीक है। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं, अगर उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों में जो सबसे छोटी घात होती है वही आपका क्या होता है एचसीएफ। तो यहाँ से क्या लिखा मैं, सबसे छोटी घात कौन सी लिखी, 3 की पावर 1 3 की पावर 1 3 की पावर 2। तो आप लिख सकते हो क्या कि 3 की पावर 1 प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात है। अर्थात आप यहां से क्या निकाल सकते हो, अर्थात आपका 6 30 और आपका 45 का एचसीएफ क्या निकल गया, 3 की पावर 1 मतलब 3। तो यहां से क्या निकल गया, ये तुम्हारा हो गया इन तीनों का एचसीएफ। ठीक है, यानी क्या, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड फैक्टर। ठीक है, फैक्टर की सबसे छोटी घात क्या होती है आपकी एचसीएफ। तो यहाँ से 6 35 आपका 6 30 और क्या 45 का एचसीएफ क्या निकल गया है तुम्हारा, एचसीएफ हमारा यहाँ से क्या निकल गया है, एचसीएफ निकल गया है आपका 3। ऐसे निकालते हैं एचसीएफ, कैसे, अभाज्य गुणनखंड विधि से आपका एचसीएफ ज्ञात करना। मैं आपको क्या निकालना सिखा रहा हूँ, एलसीएम। एलसीएम कैसे होता है, देखो एलसीएम। ठीक है, एलसीएम क्या होता है, देखो एलसीएम क्या होता है, आपको जो इन सभी में क्या आता है, आपका एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, मल्टीपल, फैक्टर नहीं मल्टीपल है ना। तो आप यहां से देखते हैं हम इसके आपका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन से बैठते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या बैठा आपका 1, क्या 2 की पावर 1, फिर क्या लिखा मैं 3 की पावर क्या नोट करोगे आप, जो मैक्सिमम पावर है, और फिर क्या आएगा आपका 5। ठीक है, अब मैं लिखता हूं उसको, एलसीएम की डेफिनेशन क्या होती है, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी
घाते हैं, घाते होती है, ठीक है। घातों का गुणनफल, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या लिखा आपको यहाँ से लिखा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। अभी 3 की मैक्सिमम पावर ही लिखनी है, एक बार लिखनी है। ऐसे नहीं कि आपने 3 को यहाँ से भी ले लिया, 3 को यहाँ से भी ले लिया, 3 को यहाँ से भी ले लिया। 3 की पावर मैक्सिमम पावर काउंट करोगे। आपका सबसे पहले फैक्टर क्या लिखा तीनों में, हमें तीनों से कोई मतलब नहीं, जो मल्टीपल आया वो देखते हैं, जो इसके आपके अभाज्य बनता है। 2 की पावर 1, फिर क्या 3 की पावर 2 जो मैक्सिमम पावर है, ठीक है। और फिर क्या 5 की मैक्सिमम पावर क्या दिखी आपको, 5 दिखी। तो यहाँ से क्या आया आपका 5, तो यहाँ से क्या निकला आपका, आप इसे लिख सकते हो 4 आपका 2 9 और आपका 5, 9 बजे 45 दूनी, यानी आप लिख सकते हो क्या, लिख सकते हो आप 6 30 और 45 का आपका एलसीएम क्या निकल जाएगा, एलसीएम क्या निकल जाएगा आपका, ये इसका आंसर। तो इस तरीके से आप अभाज्य गुणनफल विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। हम आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम आपका बेटा आपका एक्सरसाइज आपकी 1.2 स्टार्ट करते हैं। 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफलों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी आपको क्या करना है, बस जैसे डिजिट डायरेक्टरी से क्या फैक्टर करना है, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है आपका 140 से आप क्या करोगे, फैक्टर करोगे। फैक्टर कैसे करोगे आप, सबसे पहले आप इसको 2 से डिवाइड करो। जब हम 140 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या 2 सते 14 और आपका कितना बचा 0, ठीक है। फिर इसको 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आया 2 दिया 6 और 2 बजे 10, ठीक है। अब कितना है हमारा 35 को आप किससे 5 से डिवाइड करो, 5 सते आपका 35, फिर इसको किससे 7 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 7 एकम 7, यानी 140 के मैक्सिमम ये फैक्टर आते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे 140 बराबर फैक्टर क्या आया 2 और 2 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 गुना 5 गुना 7, तो लिख सकते हो अतः क्या लिखोगे, अतः 140 के अभाज्य 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं बेटा, आपको होता है 2 की पावर 2 गुना 5 और आपका 7, ये इसके क्या आते हैं अभाज्य गुणनखंड। फर्स्ट पार्ट हो गया। अभी यहाँ पे हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या देखते हैं इसका 156, फिर 156 को फैक्टर करोगे तो क्या 2 से डिवाइड करो, आपका 2 सते 14 बच गया कितना आपका 1, आपका 2 8 16, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 दिया 6 और आपका 2 दिया 6 बच गया कितना आपका हासिल का बच गया 1 2 नहीं, ठीक है। कितना आएगा 139। अब 2 से डिवाइड होगा तो क्या 3 और 9 इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो 3 एकम 3 और 3 किया, फिर इसे किससे डिवाइड करोगे आप इसको 13 से डिवाइड करोगे तो पूरा क्या आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से 156 के क्या फैक्टर है आपका 2 की 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, ठीक है। तो आप ये क्या लिख सकते हो, अतः 156 के अभाज्य 156 के अभाज्य गुणनखंड 156 के अभाज्य गुणनखंड कितना है आपका 2 गुना 2 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 गुना 3 गुना क्या आपका 13, इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, ठीक है। अब हमने कितने पार्ट करे इसके 2, अब इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। और इसका थर्ड पार्ट क्या है आपका, थर्ड पार्ट है आपका
आपका 3825। 3825 है, 3825 के फैक्टर करोगे, ठीक है, 3825, ठीक है। अब तुम्हें लास्ट में 5 देना है, तो इसका मतलब ये 2 से तो डिवाइड ही होगा, तो आप किससे डिवाइड करोगे? 3 से डिवाइड करोगे, 3 एकम 3, ठीक है। आपका 3 एकम 3 दूनी 6, बच गए कितने आपके यहाँ से? 2 और 3 सते 21, बच गए यहाँ से 1 और आपका 3 बचे, ठीक है। इसे किससे डिवाइड करोगे? 5 बच रहा है, इसको 3 से डिवाइड करो, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 बचे, ठीक है। अब ये 3 से आपका 3, अब इसको किससे? 5 से, क्या 5 लगे 40, बच गए कितने आपके यहाँ से? 2 और 5 बचे, ठीक है। फिर इसको 5 से एक बार और डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा आपका? 5 एकम 5 और आपका बच गए कितने आपके? 3 बच गए 5 सते, ठीक है। अब इसे किससे डिवाइड करोगे? 17 तो किसी से डिवाइड कर दो, इसका 17 से डिवाइड करो, तो ठीक है। यहाँ पे आपके 3825 के फैक्टर कितना है? इधर लिख दो आपका, क्या आपका 3825 के फैक्टर कितना है आपके? 3 गुना आपका 5 गुना 5 और आपका, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो? कहते हैं 3825 के भाज्य गुणनखंड कितना होगी बेटा? आपका 3 2 बार लिखा हुआ था, तो 3 की पावर 2 गुना 5 इंटू 2 बार लिखा हुआ था, 5 की पावर 2 गुना आपका 17, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसका कौन सा पार्ट है? इसके 2 पार्ट है, कौन से? आपके 5005, ठीक है, ये ठीक है ना। इसका फोर्थ पार्ट क्या है इसका? 5000, ठीक है, ये इसका क्या है? 5005 के फैक्टर करो, 5005 को किससे डिवाइड कर सकते हो? 5 से, सिंपल। 5 एकम 3001, अब इसको 1001 को किससे डिवाइड करो? 1 आया हुआ तो मतलब आप 7 से डिवाइड करो, 7 एकम 7, बच गए कितने आपके? 3 और आपका 7 चौक 28, बच गए कितने आपके? 2, 7 किया, ठीक है। अब कितना है? 143 को आप किससे डिवाइड कर सकते हो? 11 से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। 11 एकम 11, ठीक है। बच गए कितने यहाँ से आपके? 3, तो 11 किया, ठीक है। अब 13 है, 13 तो 13 से डिवाइड होगा। अब इसके 5005 के फैक्टर कितने हैं आपके? इधर लिख दो, 5005 के फैक्टर कितना है? 5 आपका 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई आपका, तो क्या लिख सकते हो? 5005 के गुणनखंड क्या होगा? 5 गुना 7 गुना 11 गुना, ये इसका, ठीक है। इसका फोर्थ पार्ट हो गया, फिफ्थ पार्ट क्या है? फिफ्थ पार्ट क्या है? इसमें थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन, ठीक है बेटा। 7400, ठीक है। इसके क्या करोगे? फैक्टर करोगे, ठीक है, फैक्टर करो। सबसे पहले आप इसका फैक्टर आप 17 से, 17 चौके आपके होते हैं 8, ठीक है। 17 चौके 8, बचे कितने आपके? 6, ऊपर से आपने क्या उतार दिया? 17 दिया क्या, ठीक है, 17 दिया क्या, ठीक है। बचे कितने आपके? क्या बच गए आपके हाथ से? कितना? क्या? अब आपका कितना हो गया? 9, तो आपका यहाँ पे हो गया 17
17 सत्ते आपका 17 सत्ते 119 होता है। 17 सत्ते 100, ये आ गया 17 से डिवाइड करने के बाद। अब क्या होगा 7 तो इसको मतलब आप इसको 19 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। 19 कम 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 43 में से आपका 38 गया, बच गया कितना आपका 43 में से 5, ऊपर से आपने क्या कर, ठीक है। तो 19 दिया हो गया आपका 57, ठीक है। 19 दिया 57, 19 दिया 57, ठीक है। अब इसे किससे डिवाइड करोगे, 23 है, तो जाहिर सी बात है 23, तो 23 से डिवाइड होगा। तो अब आपका यहाँ से क्या निकल के आया, आपका यहाँ से क्या निकल के आया 7,429 के फैक्टर कितने आए हैं 17, 19 और आपके 23। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या आते हैं 7,429 के भाज्य गुणनफल क्या हो जाएगा इसे 17 गुना 19 गुना, ठीक है, ये इसका, ठीक है बेटा। अब इसका आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, ठीक है बेटा।